क्या युवाओं का भविष्य पैसों पर निर्भर करता है? सपनों की कीमत मात्र 10 लाख और मेरिट लिस्ट की कोई वैल्यू नहीं। मैं बात कर रहा हूँ व्यापम घोटाला 2.0, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का असल मुद्दा क्या है? क्या स्टूडेंट्स जो है सिर्फ एक वोट बैंक है पार्टीज के लिए? क्या सही व्यक्ति सिर्फ एक ही पार्टी को होना है? एक अच्छा लीडर बनने की शुरुआत यह कहते हैं कि यदि नेता बनना है तो एफआईआर होना जरूरी है कि वहाँ छात्र नशे के आदी बन रहे हैं। तो जब नशा शिक्षा के मंदिर में बिकने लगेगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, उसका नुकसान आम व्यक्ति और आम छात्रों को। कि नेता बनने के लिए भी आपको पढ़े लिखे होना जरूरी है। 2009 स्कूल में राजनीति की ओर पहला कदम, 2010 में कॉलेज में चुनाव में जीत, 2011 में विक्रम यूनिवर्सिटी में जीत, 2012 में एनएसयूआई रिप्रेजेंटेटिव, 2012 में फिर से मध्य प्रदेश एनएसयूआई रिप्रेजेंटेटिव, 2013 में एनएसयूआई डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव, 2013 में देवी अलिया विक्रम यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन हेड, 2018 में एनएसयूआई नेशनल सेक्रेटरी, 2020 में सेकेंड टाइम नेशनल सेक्रेटरी, 2024 में मध्य प्रदेश जनरल सेक्रेटरी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर ऐसे 6 राज्यों में हेड ऑर्गेनाइजेशन का काम कर चुके हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ और कोई नहीं, वर्तमान नेशनल जनरल सेक्रेटरी एनएसयूआई मेंबर अंकुश जी भटनागर है। अंकुश जी भटनागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल हाइपोथेटिकल्स में। धन्यवाद। सफलता की सीढ़ी जो होती है, सफलता की सीढ़ी में सफलता एक तरफ और दूसरी तरफ सफलता की ओर पहला कदम। तो आपका राजनीति में पहला कदम कब, कहाँ और कैसे रहा? मैं स्कूल में था। जब स्कूल में था तो स्कूल में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनाते थे और चीफ मिनिस्टर बनाते थे और क्लास को में जो रहता था उसको एमएलए बोल दिया जाता था। तो मैं पहला चुनाव वहाँ से लड़ा और जब चुनाव लड़ा तो वहाँ मैं चुनाव जीता स्कूल का, और स्कूल का जीतने के बाद मैं पीएम बना। तो पीएम बना हाँ, तो वहाँ से एक नेतृत्व करने की क्षमता समझ में आई, कैसे नेतृत्व किया जाता है वो चीज़ समझ में आई, और कैसे लोगों को अपने साथ लेके कार्य किया जाता है। जब सब व्यक्ति साथ होते हैं ना तो उसमें काम करने का मजा अलग होता है। तो नेतृत्व करने की क्षमता वहाँ से आई कि जब मैं चुनाव जीता और स्कूल में जीता। किस क्लास में? मैं होऊंगा उस समय 11th में। हाँ, तो हमारे यहाँ चुनाव होते थे और मैं जीता, और जीतने के बाद मैंने उसको लीड किया, और लीड करने के बाद में सब लोगों ने ये भी कहा कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा, इसलिए अच्छा रहा कि मैं हर चीज उनसे पूछ के करता था। अच्छा, और ऐसा कार्य करता था कि जिससे एक लीडर की क्वालिटी पता चले कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। अच्छा, मैंने पढ़ा था आपके बारे में, आपकी जो ब्लड लाइन है वो एडवोकेट की है। हाँ। और आप राजनीति की तरफ हैं। तो आप बाय चॉइस बनना चाहते थे या फिर बाय कंडीशन आप एक राजनीति बन रहे हैं? नहीं, देखिए मेरे फैमिली में ना तो मेरे पिताजी स्वर्गवासी हुए, मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी थे। मेरी पूरी फैमिली वकील है, मतलब मेरे दादाजी वकील हैं, मेरे ताऊजी वकील थे, और अभी मेरे जो ताऊजी के बेटे हैं वो भी वकील हैं। परंतु ये है कि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा पढ़ रहा था, तो मुझे मेरे जो ब्रदर हैं उन्होंने कहा कि एनएसयूआई में जाना चालू करो। तो मैंने एनएसयूआई में जाना चालू किया। जब चालू किया तो राजनीति में धीरे धीरे कदम बढ़ते गए और आगे बढ़ता चला गया, और निरंतर एनएसयूआई में कार्य किया। एनएसयूआई मतलब ये हो गया कि छात्रों के बीच में रहना। जब मेरी शुरुआत का दौर था तो मैं दिन भर खाली स्टूडेंट्स के बीच में रहता था। मैं हर बच्चे की, मतलब मेरे से कंटिन्यूअस प्रिंसिपल और स्टाफ के लोग कहते थे कि दिन भर इस कॉलेज में ही रहता है। तो वहाँ से शुरुआती दौर था, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों का सामना छात्र करते थे, तो उनको सुनने वाला भी कोई नहीं था। तो वहाँ मैं रहता और मैं उन लोगों की सुनता और कोशिश करता था कि उनकी समस्या का हल हो। यही कारण है कि आज मैं बढ़ते बढ़ते पता नहीं था कि जो कहते हैं ना कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, संघर्ष करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी, घर बैठ के कुछ हासिल नहीं होता, और भाग्य कोई भी किसी का छीन नहीं सकता। आज मैं हूं तो मैं नेशनल पॉलिटिक्स में हूं, तो उसके पीछे का कारण यह है कि मेरा माता पिता परिवार के सहयोग के साथ में एक मेरी मेहनत है। आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जब आपको कॉलेज में जीत मिली
तो आपने क्या क्या चीज़ों को फेस किया और किन किन चीज़ों से संघर्ष किया, और आज का जो यूथ है वो अगर कॉलेज में इलेक्शन करना चाहता है तो उसमें आपका क्या मशवरा रहेगा कि इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उसको ये चीज़ें करनी चाहिए और ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब छात्र संघ चुनाव होना बंद हो गए। यदि जहां चुनाव होते हैं तो चुनाव, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव होता है, बहुत बड़ा चुनाव रहता है, पूरे देश के लोग मेहनत करते हैं कि सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को उतारती है। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव ऐसे जीता था, मैं तो निर्विरोध चुनाव जीत गया था। अच्छा। निर्विरोध इन द सेंस मेरे सामने एबीवीपी कैंडिडेट भी नहीं उतार रहे थे, मैं अनअपोज जीता था। ठीक है, और जीतने का कारण यह था कि मेरा प्रस्तावक जो था वो भी मेरे समर्थन में था, जबकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मानता था, परंतु उसको मेरी कार्य प्रणाली पसंद नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति को छात्र संघ चुनाव लड़ना है और जीतना है तो मैं मानता हूं कि उसको पूरा समय छात्रों के बीच में देना चाहिए, छात्र की चीजों को समझे, छात्र के हितों की लड़ाई लड़े, उनको अधिकार दिलाए। आज भी शिक्षा व्यवस्थाएं बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जैसे आपने बताया कि कहीं टीचर नहीं है, तो टीचर लाने के लिए आंदोलन करो, फीस के लिए करो। आज के समय में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि कोई आम परिवार का बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। जब आप किसी के लिए लड़ोगे ना, तो वो आदमी आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होगा। और मैं यही करता था कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, पहले उनकी सुनता था, और यही कारण रहा कि मुझे जीत मिली। सब मेरे साथ था। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट, जब वहां जो मेरे गुरु थे वो भी चाहते थे कि ये लीडर बने, इसको नेतृत्व देना चाहिए। और मैंने बनने के बाद मैंने बहुत सारी चीजों की लड़ाई लड़ी। मैंने स्टूडेंट्स के राइट के लिए आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, मांगे की, और कई जगह हमारे को सफलता भी मिली। तो मेरा ये मानना है कि यदि किसी को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चुनाव जीतना है तो सबसे पहले वो स्टूडेंट्स को पकड़े और स्टूडेंट्स के बीच में रहे, और बीच में रहने के साथ में उनकी आवाज बने। जब आवाज बनेगा तो निश्चित तौर पे वो सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। अधिकांश लोग आपको एक आंदोलनकारी मानते हैं जी। तो इसके पीछे की वजह क्या है? यदि मैं सड़क पे किसी के लिए संघर्ष कर रहा हूं तो मेरे लिए नहीं करते, आम जन के लिए, आम छात्र के लिए, आम व्यक्ति के लिए। और एक पिछड़ा हुआ व्यक्ति, एक वंचित शोषित व्यक्ति की आप लड़ाई लड़ोगे ना, तो उससे ज्यादा संतुष्टि मुझे मिलती है। मैं इसलिए आए दिन आंदोलन में इसलिए दिखता हूं कि मैं जो चीज गलत होती है उसके लिए खुला लड़ता हूं। डरो मत की नीति से काम करो। किसी से बात करनी, किसी ने गलत किया तो उससे खुला कहना चाहिए कि आपने गलत किया। कोई नीति गलत बनी है तो उसका खुला विरोध करना चाहिए। यदि आप अभी विरोध नहीं करोगे तो उसका नुकसान आने वाली पीढ़ी को होगा। तो हर जगह आप देखेंगे कि मैं हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, उसके अलावा आम जन के कोई मुद्दे हो, उसके लिए इसलिए प्रदर्शन किया जाता है कि सोए हुए लोगों को जगाया जाता है। आंदोलन करने का कारण ये होता है कि जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तब आदमी आंदोलन पे आता है। तो आंदोलनकारी मुझे लगता है कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, संघर्ष करता हूँ, तो इसलिए शायद आंदोलनकारी कहते हैं मुझे। प्रोटेस्ट की असल बुनियाद किस पे है? किसने अधिकार दिया कि प्रोटेस्ट करना चाहिए? प्रोटेस्ट एक जागरूक चीज है। देखिए, ये हमारे संविधान में लिखा है, और मैं गांधी जो है उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह सिखाया है। आप समझे सत्य का मतलब? जी। सच की आवाज बनो। जी। अहिंसा मतलब हिंसक मत बनो, हिंसक प्रवृत्ति मत करो। जो आज के युग में आप देख रहे हैं, हिंसा जो है फैल रही है ना। और सत्याग्रह मतलब, सत्याग्रह का मतलब हो गया कि प्रदर्शन करो। आदमी को सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, यदि नहीं मानता है तो इसलिए फिर आम व्यक्ति घेराव करता है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव क्यों होता है? क्योंकि सरकार सुनती नहीं है। आम व्यक्ति सड़क पे क्यों आता है प्रोटेस्ट करने? कि यदि प्रशासन ही नहीं जाग रहा है तो व्यक्ति जाएगा कहाँ?
जहां किसी की आवाज को दबा दिया जाता है। वर्तमान में तो यही हो रहा है, इसलिए सड़क पे निकलना पड़ता है। आंदोलन का अभी तक आपने देखा, हमने गांधीवादी है आंदोलन किए हैं, गांधीवादी तौर पे ही आंदोलन करते हैं। तो मेरा मानना है कि सत्य के लिए लड़ना चाहिए। अच्छा, आपको जैसे एक आंदोलनकारी बोलते हैं, तो आपने ये 20 साल की जर्नी में कितने आंदोलन किए होंगे? देखिए, बहुत मतलब हर रोज एक आंदोलन करता हूँ, हर रोज हर व्यक्ति की आवाज बनता हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल से तो आंदोलन बहुत ज्यादा हो गए। और ऐसा नहीं है, सरकार यदि हमारी भी हो और उसने कोई कदम गलत उठाया तो उसके खिलाफ भी हम प्रदर्शन कर देते हैं। हम उन लोगों के लिए प्रदर्शन करते हैं कि आम व्यक्ति जो परेशान होता है, जो बेचारा शोषित है, वंचित है, और इसके अलावा आंदोलन की कोई परिभाषा नहीं होती। कोई व्यक्ति, कोई भी, आप एक ही चीज से मत नापिए सभी को। मतलब हर व्यक्ति को यदि अधिकार उसका छीना जाता है तो निश्चित तौर पे हम उसको आवाज दिलाने के लिए, उसके लिए लड़ते हैं। अच्छा, आपका पहला आंदोलन कब, कहाँ और किस मुद्दे पे था? मैं स्कूल में ही था, और जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है उसको लेकर था। स्कॉलरशिप फॉर्म भरा दिए गए और 2-2 साल हो गए, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। और सरकार कहती कि हम डालेंगे, बच्चे ने उसकी क्लास पास आउट कर दी, उसके बावजूद भी उसको छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो छात्रवृत्ति का जो आंदोलन था वो सबसे पहला आंदोलन था, क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे साथी थे जो अलग अलग वर्ग से आते थे, जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी, और बहुत मतलब गांव से आके बेचारा शिक्षा ग्रहण कर रहा है और परेशानी में, परिवार भी सक्षम नहीं है, तो उनकी लड़ी और उसमें आप जब प्रोटेस्ट करते तो आपको चोट भी लगी और आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हुए, तो कितने FIR दर्ज है आपके खिलाफ? देखिए, FIR तो यह कहते हैं कि यदि नेता बनना है तो FIR होना जरूरी है। अच्छा। हाँ, तो मेरे पे लगभग 28 के समथिंग FIR है। 28 के समथिंग। और FIR तो क्या है कि यदि प्रदर्शन किया है, और मैंने कहा ना, आंदोलन का कोई रूप नहीं होता, किस तरह के साथी अपने साथ हैं, सब साथी के साथ प्रदर्शन करते हैं, कोई सरकार की आवाज उठाते हैं अपन, तो सरकार को लगता है कि ये अपने लिए नेगेटिविटी फैला रहा है, तो सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके FIR करा देती है। तो बहुत सारे प्रकरण दर्ज हैं, किस राज्य में नहीं है ये पूछो आप। अच्छा। जहां जहां प्रभारी रहा वहां FIR दर्ज हुई, वहां प्रोटेस्ट किए। मतलब आप सोचो कि गुजरात में तो मेरे को पता ही नहीं था कि रास्ते में सिविल ड्रेस में आके पुलिस वाले मुझे ले गए। ये क्या स्टोरी रही? मतलब ये स्टोरी ऐसी थी ऐसा कि लग रहा है कि कोई मूवी का सीन हो। हाँ, तो गुजरात में मेरे दौरे चल रहे थे, और गुजरात में मतलब यदि सरकार किसी से परेशान है, गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट, तो वह NSUI के साथियों से परेशान है। मैं प्रभारी था, और सुबह एक साइकिल यात्रा में शामिल हुआ और दूसरे प्रोग्राम के लिए पहुंचना था। तो रास्ते में 2-3 कार आती है और सिविल ड्रेस में आते हैं और गाड़ी घेर लेती है, और हम सब घबरा जाते हैं और लठ लेके पुलिस वाला, और बोला उतरो, गाड़ी में बैठो। तो मैंने बोला कि मैं कैसे बैठ सकता हूँ, आप कौन है? तो कार्ड दिखाया कि हम पुलिस है। तो CM का निर्देश था कि इसको गिरफ्तार करो, और CM पास के जिले में आ रहा था, इसलिए मुझे डिटेन करके रखा, और लगभग 10 से 12 घंटे मुझे जेल में रखा। उसके बाद में मुझे छोड़ा जब CM चला गया, क्योंकि CM का पूरा निर्देश था कि ये बहुत आम जन को जागरूक कर रहा है। गुजरात में निरंतर आवाज उठ रही है, ड्रग्स के मामले पे हमने आवाज कैंपेन छेड़ रखा था कि वहाँ छात्र नशे के आदी बन रहे हैं। तो जब नशा शिक्षा के मंदिर में बिकने लगेगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, उसका नुकसान आम व्यक्ति और आम छात्रों को होगा। तो वो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था, तो ऐसे पुलिस उठा ले गई। क्या NSUI और कांग्रेस दो अलग अलग पार्टी है? और अगर नहीं तो NSUI और कांग्रेस के बीच की रेखा क्या है? NSUI जो है, NSUI
छात्र राजनीति का संगठन है वो इंदिरा गांधी जी ने बनाया। बंगाल और केरला के जो स्टूडेंट यूनियन था उसको जोड़ के एनएसयूआई खड़ी की गई। एनएसयूआई खड़ी करने का उद्देश्य ये था कि छात्र राजनीति से प्रतिनिधि निकले, जो आम छात्र हैं वो आके प्रतिनिधित्व करें। एक एनएसयूआई की एक खासियत भी है, एनएसयूआई में वही आदमी राजनीति कर सकता है जो स्टूडेंट्स है। हाँ, आप एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्टूडेंट है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं तो मैं भी स्टूडेंट हूं। तो एनएसयूआई जो है, एनएसयूआई कांग्रेस में ये अंतर है कि जब एनएसयूआई से निकल के आप छात्र राजनीति से उभर के आते हो तो कांग्रेस उसको प्रतिनिधित्व देती है। आप देखिए एनएसयूआई से निकले हुए चेहरों को कांग्रेस ने मौका दिया और बड़ी बड़ी जगह मौका दिया। आप देखिए एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष थे विपिन वानखेड़े जी, 28 साल की उम्र में विधायक बना दिया। आप राजस्थान में देखिए अभिमन्यु पुनिया एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था, वो कांग्रेस में आज विधायक है, कांग्रेस ने टिकट दी और विधायक बनाया। अभिषेक चौधरी देख लो, मुकेश भाकर देख लो, मनीष यादव देख लो, कुणाल चौधरी देख लो, ये सब वो फेस हैं। ज्यादा दूर नहीं जाते हुए जो 15 माह की सरकार में हमारे उच्च शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी, आप उनको देख लीजिए। एनएसयूआई से निकले हैं, एनएसयूआई की ऊर्जा से जब उन्होंने अच्छे से लीड किया और आज कांग्रेस में। कांग्रेस एक ऐसा जगह है जहां सबके लिए स्पेस का खुला है। कांग्रेस एक मात्र ऐसी पार्टी है जहां सबकी बातों को सुना जाता है और उसके अनुरूप निर्णय लिया जाता है। तो कांग्रेस और एनएसयूआई अलग नहीं है। हाँ, एनएसयूआई छात्रों के लिए है और कांग्रेस जो है, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इन सब में से निकलने के बाद जब व्यक्ति कांग्रेस में जाता है तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म देती है, आम जन के जैसे विधानसभा लड़ने का मौका देती है। ऐसा नहीं, संगठन राजनीति के भी मौके मिलते हैं। जैसे मैं संगठन में हूँ तो मुझे कांग्रेस ने बहुत सारी जगह मौका मिला, कई जगह परिवर्तक बना के भी पहुंचाया। तो मेरे को लगता है कि पहलू वो दोनों आपके कहने के लिए अलग है, पर मेरी नजर से दोनों एक आइडियोलॉजिकल है। आइडियोलॉजिकली से याद आया, एनएसयूआई का आइडियल कौन है, वो किस विचारधारा पे काम करता है? देखिए, हम नेहरू, गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबको मानने वाले लोग हैं। हम ज्योतिबा फुले को भी मानते हैं। हम सब महापुरुषों के विचारों पे चलते हैं। हमारी पार्टी जो है वो विचारिक पार्टी है। हम किसी को नीचा दिखाने का कार्य नहीं करते। एनएसयूआई आम छात्र के लिए लड़ती है, छात्रों के अधिकार को लड़ती है, छात्रों को अधिकार दिलाती भी है। आपने देखा वो कोरोना का काल था, पूरे देश में एनएसयूआई ने मदद की। कई छात्र फंस चुके थे, उनको घर तक छुड़ाने का काम किया। क्यों किया? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वर्ग के लोगों को चयनित नहीं करती। एनएसयूआई एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा छात्र संगठन है जो महापुरुष को मानती है और उनके विचारों पे चलती है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का असल मुद्दा क्या है? क्या स्टूडेंट्स जो है सिर्फ एक वोट बैंक है पार्टीज के लिए? देखिए, पहले तो 18 साल की उम्र में अधिकार मिल जाता था, पर अब तो ऐसा ही ला दिया है। अब तो आदमी अपने अधिकारों के लिए भी भटक रहा है। एक समय था कि मत का अधिकार दिया जाता था, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो खाली वोट के लिए नहीं है। युवाओं को मैं मानता हूं कि राजनीति में आगे आना भी चाहिए, युवाओं के अनुरूप पॉलिसियां भी बननी चाहिए। आज सबसे बड़ी वजह क्या है युवा पीछे है? उसके पीछे का कारण यह है कि बेरोजगारी। आपने कहा, ये निश्चित तौर पे है कि यूथ को वोट के नाम पे सरकार खाली झूठे वादे कर देती है। तो मेरा ये मानना है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए और अपने मत का अधिकार सही करना चाहिए। जब आप सही व्यक्ति को चुनेंगे, सही निर्णय लेंगे, तो सब चीजें सही होंगी।
क्या सही व्यक्ति सिर्फ एक ही पार्टी में होता है? नहीं, मैं एक ही पार्टी की बात नहीं कर रहा। आप यदि कोई व्यक्ति आपके चुनाव लड़ रहा है, आप ये तो पता करो कि उसने शिक्षा कहां तक ग्रहण की है, उसका संघर्ष क्या रहा है, उसने जीवन में आम व्यक्ति के लिए किया क्या है। देखिए, मैं कांग्रेस की इसलिए बात करता हूं कि मैं मेरी बात कर लूं। मैंने बीबीए किया है, मैंने एलएलबी की है, मैंने एलएलएम किया है और मैं अब पीएचडी की तैयारी कर रहा हूं और मैं आज भी पढ़ता हूं। मैं आज भी महापुरुषों को पढ़ता हूं। मैं आज भी हर छोटे व्यक्ति से सीखने की कोशिश करता हूं। तो स्ट्रगल करके जब निकलते हैं, मेरे साथ के मैंने आपको इतने सारे नाम गिनाए, इतने सारे नाम आज है ना, आज उनको जनता ने आशीर्वाद दिया ना। क्यों दिया? क्योंकि वो सही व्यक्ति थे। आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम गिना सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आए दिन सड़कों पे नाम आ जाते हैं उनके, खाली अपने लिए कार्य करने आए। तो इससे बहुत सारे लोग हैं, पर मेरा ये मानना है कि सही व्यक्ति का चुनना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा लीडर बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरा मानना है कि आप जब तक हर व्यक्ति के दर्द को नहीं समझोगे, जब तक आप किसी के कार्य से शिक्षा नहीं लोगे, आप जब तक हर रोज अपने आप में क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे सुधार ला सकते हैं और कैसे कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, और कब तक संघर्ष। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा शब्द होता है संघर्ष। राजनीति में श्योरिटी कुछ भी नहीं होती। आपने पेपर की तैयारी करी, यदि आपको पासिंग मार्क आ गए तो आप पास। आप बताओ, राजनीति में पास होने की क्या परिभाषा है? राजनीति में पास होने की वही परिभाषा है यदि आपने चुनाव जीत लिया। चुनाव जीत लिया तो आम जन ने ही आपको जिताया है, और आम जन ने जिताया है तो आप सबके लिए काम करते हो। तो मेरा मानना है कि राजनीति मतलब ये है कि आपको लोगों के लिए जीना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए, और उसके साथ कमिटमेंट होना चाहिए, और उसकी नीति के अनुरूप वो आपको कार्य करना चाहिए, और उसके विश्वास के साथ खड़ा होना चाहिए। जो नौजवान बच्चे हैं जो राजनीति में चकाचौंध देख के और शोहरत देख के आना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक नेता जब आता है तो गाड़ियों की काफिला लग जाता है, गाड़ियों की लाइन लग जाती है, तो एक जो बच्चे के दिमाग में थिंकिंग बैठती है, और पॉलिटिक्स मतलब एक दबदबा हो गया, एक रोला हो गया, एक क्रेज हो गया, तो वो जो बच्चे ये मानसिकता लेके जब पार्टी में आते हैं, पॉलिटिक्स पार्टी में, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है? दिखावे पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उसकी कार्य प्रणाली पे से आपको तय करना चाहिए कि हमें किसके साथ जुड़ना है। एक व्यक्ति दिखाता क्या है और करता क्या है। जो सही व्यक्ति है उसकी पहचान उसके कार्यों से होती है, और आपको उसका अपना कार्य के अनुरूप तय करना चाहिए कि हमें किसके साथ जुड़ना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि जो आपने कहा कि काफिला के पीछे भीड़ का हिस्सा बन जाओ, तो मेरा सोचना है कि अपने कार्ड ऐसा कर दो कि ऑटोमेटिक भीड़ अपने साथ आ जाए। विमेन एम्पावरमेंट और विमेन राइट्स की बात तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि इंदिरा गांधी जी के बाद कोई महिला प्रधानमंत्री इंडिया में क्यों नहीं बनी? क्या इसके पीछे राजनीति है या समाज? इंदिरा गांधी जी को किसने बनाया था? देश की पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी ना। देश में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बना? कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को मौका दिया, और महिला आरक्षण की जो बात की जाती है, आप देखिए, हमारी तो राष्ट्राध्यक्ष, कांग्रेस की राष्ट्राध्यक्ष महिला रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे एनएसयूआई की राष्ट्राध्यक्ष महिला रही है, और आज देखो आप मीनाक्षी नटराजन जी देखो, मीनाक्षी जी कहाँ से निकली है? सांसद बनी, कांग्रेस की लीडर है। शोभा ओझा आप देखो, आप कई महिला नेत्री ऐसी हैं जो कांग्रेस में आज बड़े पदों पे रही हैं, और कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को
आप जो 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं उससे अधिक दिया है। और कांग्रेस एकमात्र पार्टी है कि जो महिला सुरक्षा की भी बात करती है और सब चीजें महिलाओं के अनुरूप भी बनी, बहुत सारी पॉलिसियां बनी हैं। और आप देखो उनके अधिकारों के लिए भी कानून बनाए गए तो कांग्रेस ने बनाए। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को हमने तो प्रतिनिधित्व दिया है, और पार्टी का तो मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस पार्टी में हूँ उसी की बात कर सकता हूँ। बात है राजनीति की, तो हमारी बहनें राजनीति के लिए नहीं है। हमारी बहनें राजनीति में प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका अधिकार है, उनको भी समान अधिकार है, वो आगे बढ़ सकती हैं। उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे लाने का अवसर देने चाहिए, और वो कांग्रेस देती है। बात है समाज की, तो निश्चित तौर में समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और समाज से कई महिलाएं निकल के राजनीति में आ रही हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ तो आप महिला की बात कर रहे हैं तो टीआई भी महिला है हमारे यहाँ, वो भी एक समाज से आती हैं, एक वर्ग से आती हैं। ठीक है, हमारी जिला पंचायत में का अध्यक्ष चुनाव हुआ तो वो भी एक महिला प्रतिनिधित्व है। ठीक है, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी महिला है। आप देखिए धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि समाज में समझ में आया कि हमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, उनको भी समान अवसर देने चाहिए। कल्पना चावला, एक महिला ने उड़ान भरी ना, तो मेरा मानना है कि समाज में बदलाव है और महिला प्रतिनिधित्व आ रही हैं। हमारी बहनें नेतृत्व भी कर रही हैं, और हमारी बहनें आम जिस तरीके से एक पुरुष लड़ाई लड़ता है वैसे आज महिलाएं भी वहां पर आके आम जन की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं सबसे बड़ा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अभी कि हम किसी भी सरकारी कर्मचारी के, जैसे हमें फॉर्म भरना हुआ, सरकारी एग्जाम हुई, सरकारी जॉब हुई, उसके लिए हमें डिग्री चाहिए, बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करो। तो क्या ऐसा अगर आप कल को कुछ बन जाते हैं तो आप ऐसा लॉ पास करेंगे कि नेता बनने के लिए भी आपको पढ़े लिखे होना जरूरी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये निश्चित तौर पे तय होना चाहिए कि एक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, परंतु हमारे संविधान ने सबको अधिकार दिया और उस अधिकार के तहत ही सब नेतृत्व उभर के आने लगे। इसके पीछे मेरा ये मानना है कि जब हम शिक्षा के अवसर खोल देंगे ना, तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति शिक्षित होगा। और जब शिक्षित होगा, यदि मैं कुछ बनता हूं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे इसलिए ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब अच्छा व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा तो शिक्षित बनेगा, शिक्षित बनेगा तो उसको अवसर मिलेंगे, और अवसर मिलेंगे तो हमारा देश और प्रदेश विकसित बनेगा। मैं राहुल गांधी जी को इसलिए मानता हूँ, पहले राहुल जी के बोल कि मैं साधारण सा परिवार का व्यक्ति हूँ, और उस व्यक्ति ने मुझे आज नेशनल पॉलिटिक्स में ला दिया। और जब मिलते हैं तो अपनापन आता है। भारत जोड़ो यात्रा में रहा और कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, और भी जगह मिलने का मौका मिला। उनसे जब जब मिलता हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और अपनापन मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़ा नेता होने के बाद वो अपने परिवार के बारे में पूछता है, तो लगता है कि राजनीति में आज भी वो पुराने समय की राजनीति है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी। तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका के लिए मौके दिए उनको कि मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। पर आज के दौर में वर्तमान जो सरकार है वो इस अनुरूप कार्य नहीं कर रही, वो कहीं ना कहीं एक हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप पे काम कर रही है। तो ऐसा अपोजिशन में इंसान जो आपका इंस्पायर करता हो, भले से पूर्व रहे हों वो, जैसे आपने एक एग्जांपल बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी, हाँ। वो अपने आप में ही एक बहुत महान लीडर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सही चीज़ उनकी जो है उससे हम लगता है वो भी सही बोलते थे। तो अटल जी को मैं थोड़ा उनके पढ़ा और उनको समझा मैंने। अच्छा, आप कांग्रेस का इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो आपको एक एज ए मैन, मैं पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ, आप आम आदमी होकर एक चीज़ सोचिए कि जो सरकार, जो अपने गवर्नमेंट, जो पार्टी जिन्होंने शुरू से लेके अभी तक, जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो पार्टी है, और आज इतना डाउनफॉल क्यों है उनका?
इसके पीछे क्या वजह है? आप देखिए, एम्स किसने दिया? आईआईटी। देश में अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, जंगल, जनजाति, इन लोगों को अधिकार, आदिवासी भाइयों को अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया ना। आप बताओ कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, आप एक उपलब्धि बता दो, एक ऐसा कानून बता दो कि जो लाया गया हो और जनहित के लिए हो। अभी तो इतनी हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप हो गई है कि कोई ने आवाज उठाई, क्या पता कल आपके ईडी सीबीआई आ जाए। कोई दूसरा व्यक्ति आवाज उठा दे तो उसके घर पे ईडी सीबीआई आ जाती है, न्यायपालिका इनके कंट्रोल में हो जाती है। सब में तो पूरे ताले की चाबी इन्होंने कर रखी है। तो कहीं ना कहीं यह अंतर है, और इस अंतर का बहुत क्लियर अंतर ऐसा है कि कांग्रेस जब से इस देश में है, तो कांग्रेस में आप बताओ, आज़ादी के समय जो लोग चले गए, भारतीय जनता पार्टी में से एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो। वर्तमान दौर में एक व्यक्ति बता दो जिसने कोई व्यक्ति के लिए कार्य किया हो, आम व्यक्ति के लिए कोई कानून हो। आप देखिए, कंटिन्यूस इनके बिलों का विरोध हो रहा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश में एम्स दी, आईआईटीज दी। उसके बाद आज ये संचार क्रांति जहां अपन बात कर रहे हैं, ये किसकी देन है? राजीव गांधी जी। जो वोट का अधिकार दिया वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। तो मुझे बताए कि एक कोई उपलब्धता हो। तो इसलिए मैं निश्चित तौर पे गर्व से कहता हूँ कि कांग्रेस ने कार्य किया है और करती है। नहीं, कार्य किया है, करती है, कोई उससे मना नहीं कर रहा है, लेकिन अभी की हालत में जो डाउनफॉल हो रहा है, इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, प्रकृति भी परिवर्तन करती है ना, प्रकृति परिवर्तन का एक हिस्सा है ना। तो उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ कमी रही होगी, उसमें भी सुधार आएगा। कोई भी निरंतर, कभी भी आपने देखा होगा, सब समय एक जैसा नहीं होता, समय में उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, वर्तमान दौर में अभी कांग्रेस में जो लोग हैं वो बहुत मजबूत लोग हैं, जिनको कांग्रेस से प्यार है, जिनको देश से प्यार है। जिस व्यक्ति को देश से प्यार है ना, भाईचारे से प्यार है, वो कांग्रेस में। जो अमन, चैन, शांति और इस देश को विकसित बनाना चाहता है, वही कांग्रेस में है। तो आप ठीक है, आज भाजपा, कल फिर कांग्रेस आएगी। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसी राजनीति के दो पहलू है, एक है बुद्धिमान और एक है चतुर। आपको क्या लगता है कि राजनीति कौन अच्छे से चला सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति चला सकता है या फिर चतुर व्यक्ति चला सकता है? देखो, दोनों ही चला सकता है। दोनों ही चला सकते हैं। दोनों का अपना अपना पहलू है, समझ है, और एक कार्य करने का तरीका होता है। तो राजनीति तो सभी, राजनीति मतलब राज्य पे नीति, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे आ ही जाती है। तो मुझे लगता है दोनों एक ही पहलू। क्या युवाओं का भविष्य पैसों पे निर्भर करता है? सपनों की कीमत मात्र 10 लाख और मेरिट लिस्ट की कोई वैल्यू नहीं। मैं बात कर रहा हूँ व्यापम घोटाला 2.0, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा, जहाँ ग्वालियर के एक सेंटर में से, एक कॉलेज में, एक सेंटर में से 10 में से 8 टॉपर्स निकले और फिर बाद में उसमें रोक लगा दी गई। तो आपके दिल में बच्चों के लिए सहानुभूति है या सरकार के खिलाफ आंदोलन? देखिए, इसमें मैं कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में करता हूँ। सरकार की नाकामी है। कैसे एक बच्चा मेहनत करके पढ़ाई करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, परीक्षा देता है, और परीक्षा के साथ में सरकार ने जो भारी भरकम उस परीक्षा फॉर्म के नाम पे फीस वसूली करी जाती है। एक किसान का बच्चा हो, एक आम परिवार का लड़का हो, एक आदिवासी छात्र हो, या
माइनॉरिटी का छात्र हो या एक सामान्य का छात्र हो, वो एक साधारण परिवार का बच्चा जब परीक्षा देता है ना तो बहुत उम्मीद के साथ देता है और बहुत मेहनत के साथ देता है। और जब वो परीक्षा दे देता है और जब उसका परिणाम आता है तो उस परिणाम के लिए बहुत आशा लगा के बैठता है कि अब मेरा सिलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं मेरे स्थितियाँ परिवर्तित होगी। आपने कहा लाखों में खरीद लिया जाता है, निश्चित तौर पे सरकार की आंखों के सामने घोटाला हो जाता है। सरकार देखती रहती है, सरकार उन लोगों को संरक्षण देती है जो लोग इस तरह के घोटाले करते हैं और उन लोगों को बचाती भी है, उन लोगों को बचा के अपने पाप को छुपाती है। तो मैं कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी ऐसे छात्रों के साथ खड़े। उन लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, परंतु सरकार पे इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि व्यापम जैसा घोटाले ने हमारे पूरे मध्य प्रदेश को इस देश के सामने कलंकित किया। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा कि व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, घोटाला होने के बाद कई लोगों की जान गई, जान होने के बावजूद भी उस केस को ख़त्म कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें 100% सरकार के खिलाफ है हम, और सरकार के पहले व्यापम के खिलाफ हमने आंदोलन भी किए। हम उन छात्रों के साथ हैं कि जिनके साथ अन्याय हुआ। मैंने अभी एक चीज़ पढ़ी थी कि जो फैक्ट्रीज, पूरे इंडिया का मैप था, अलग अलग स्टेट्स थे, सारे स्टेट्स, और अलग अलग फैक्ट्रियाँ थी। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री और अलग अलग एरिया की, अंडानी अंबानी और बहुत सारी चीज़ें हो गई। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मध्य प्रदेश में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है बड़ी जो इंडिया को एक लेवल पे ले जाए। कोई व्यक्ति अपने प्रदेश में निवेश करने आता है तो वो आशा और अवसर ढूंढता है। ये अवसर हमारी सरकार ही देना नहीं चाहती। हमारी सरकार का ध्यान रोजगार पे है ही नहीं। हमारी सरकार चाहती नहीं है कि आम व्यक्ति, जो गांव का व्यक्ति है, वो विकसित हो, आम परिवार का लड़का शिक्षित बने, रोजगार मिले। तो निवेश के लिए कोई अवसर खोजती नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी मीट हुई हैं, सरकार ने मीट करेंगे। अब बताओ कौन सी कंपनी आई? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? जिस फैक्ट्री को, जिस उद्योग को शासकीय जमीन चाहिए होती है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। पानी की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है, तो फिर क्यों कंपनियां नहीं आ रही हैं? तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार में बैठे लोग नीतियां बनाते हैं, जो लोग चर्चाएं करते हैं, जो अवसर के लिए कंपनी को बुलाते हैं, वो नीति बनाने वाले लोग ही नहीं चाहते हैं कि इस तरह की फैक्ट्रियाँ हैं। इसी कारण हम पिछड़ते जा रहे हैं, और इतने पिछड़ते जा रहे हैं कि आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो और आज हमारे इस सागर में कई गाँव में नेटवर्क नहीं मिलते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि नीति बनाने वाले और कार्य प्रणाली लाने वाले में कितनी गैपिंग है। तो ये कारण है कि हमारे यहाँ कंपनियाँ आ नहीं रही हैं, और क्योंकि उनको बुलाया नहीं जा रहा और सरकार की नीति स्पष्ट उनके लिए नहीं है, तो इसलिए अवसर खुल नहीं रहे। आए दिन पेपर लीक देखने को मिलता है, आए दिन घोटाले देखने को मिलते हैं। इस बीच यूथ कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहता है। तो आप यूथ के साथ कहाँ कहाँ, किस किस जगह पे खड़े रहेंगे? गांव से लेके जिला स्तर पे, कलेक्टर लेवल पे, मुख्यमंत्री निवास, जहाँ तक उनके अधिकार के लिए लड़ना रहेगा, उनके लिए जेल भी जाना रहेगा तो जेल भी जाएंगे। उनके लिए मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना है तो वो भी करेंगे, विधानसभा का घेराव करना है वो भी करेंगे। इन जैसे पेपर लीक जैसा जो मुद्दा है, आए दिन ये एक चलन हो चुका है। यह चलन इसलिए होता है कि आज रात में पेपर तैयार होता है, सुबह पेपर देने के पहले पेपर लीक हो जाता है। अभी तक सरकार ने इस पे कोई कानून ऐसा नहीं बनाया गया कि पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा मिले। जब आप सजा दोगे ना तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों में सुधार होगा। तो उन लोगों के लिए हम पूरे तरीके से पेपर लीक के खिलाफ हैं, और आंदोलन में जहाँ भी जाना हो, संसद का भी घेराव करना होगा तो वहाँ भी करेंगे। अच्छा, आपको कभी ऑफर्स आए पॉलिटिकल पार्टी से कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो? ऑफर्स तो क्या होता है कि पार्टियां
देती रहती हैं, परंतु मैं एक विचारधारा के साथ हूँ और मुझे लगता है कि मैं राजनीतिक किसी सत्ता हासिल करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों के दर्द के लिए राजनीति कर रहा हूँ और मैं किसी ऑफर्स को इसलिए ना तो मानता हूँ ना स्वीकार करता हूँ कि मुझे मेरे हित के लिए कार्य नहीं करना है। मैं आम हित के लिए हूँ, तो मैं जहाँ भी हूँ वहाँ मैं आम व्यक्ति की लड़ाई आसानी से लड़ सकता हूँ और मैं इस लायक भी हूँ, इस लायक अपने आप को समझता भी हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति की जब आवाज़ उठाता हूँ तो निश्चित तौर पे उसको उसके अधिकार दिलाने तक मैं हार नहीं मानता हूँ। तो ऐसे ऑफर्स को तो मैं ऑफर्स वही लोग देते हैं कि जो कमज़ोर होते हैं। हम तो जहाँ हैं वहाँ सही हैं और आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी रहेंगे। लाडली बहना योजना पे मैं बात करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश यूथ का कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि लाडली बहना योजना चल रही है, तो लाडले भैया योजना कब लाएंगी सरकार? देखिए, जब सरकार युवाओं के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती और आम जन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती, शिक्षा स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं करती, और इसलिए सरकार एक प्रलोभन देती है और प्रलोभन लाडली योजना के तहत दिया। और लाडली योजना आने के बाद आप देखिए कि सरकार ने जो वादा किया था कि हम महिलाओं को 5,000 देंगे, दे पा रहे हैं? नहीं दिया ना। तो कहीं ना कहीं ये आप समझिए कि एक प्रलोभन है और ये झूठे वादे हैं जो अपनी कमियों को छुपा के ऐसे करके लालच देके परिवर्तन करना चाहते हैं। मैंने अभी पढ़ा था, इंडिया आगे कब बढ़ेगा? इसरो से आगे बढ़ेगा कि लाडली बहना से आगे बढ़ेगा? मैंने अभी बजट देखा था, इसरो का बजट था 600 करोड़ रुपए और लाडली बहना का बजट था 18,000 करोड़। अब आप बताओ, जिस पार्टी में यही नहीं पता हो कि देश कब आज़ाद हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी के बजट आने के बाद बजट प्रस्तुत करने के 5 मिनट बाद मार्केट में खलबली मच जाती है और कोई नीति शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, रोजगार, डिफेंस, इस पे कोई पॉलिसियाँ नहीं बनी जाती, तो कहाँ से ये देश विकसित बनेगा? इस देश में जब तक ऐसे डिक्टेटरशिप करने वाले लोग बैठे हैं तो देश को बांटने पे ये ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम जोड़ने की बात करते हैं और वर्तमान में आप देखो आए दिन आंदोलन हो रहे हैं और ये तोड़ने की बात कर रहे हैं और युवाओं के अवसर बंद किए जा रहे हैं। आप कहाँ से लाएंगे? आप बताओ ना, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आप जो बजट पिछली बार बजट प्रस्तुत किया था वो का वही बजट आप प्रस्तुत कर देते हो और आप कहते हो कि बहुत बड़ा बजट प्रस्तुत करने वाले। आप संसद में कोई आवाज़ उठाता है तो उसको देशद्रोही कह देते हो, आप सड़क पे कोई आवाज़ उठाता है तो उसको देशद्रोही कह देते हो, कोई विधानसभा में आपके खिलाफ बोलता है तो आप देशद्रोही कह देते हो, आप उसको बोलने से रोकते हो, आप ना आपकी पॉलिसी पे कोई चीज़ों की चर्चा करवाना चाहते हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि वर्तमान में तो कोई ऐसी स्थिति है, पर सत्ता परिवर्तन जरूर होना चाहिए। क्या कांग्रेस कभी डिक्टेटरशिप करेगी तो आप उनके साथ रहेंगे? देखिए, कांग्रेस डिक्टेटरशिप कर नहीं सकती, कांग्रेस के विचारों में नहीं है। और कांग्रेस ने देश में बहुत साल राज किया है। कांग्रेस 1 से 300 पे नहीं पहुंची है। कांग्रेस बहुमत में थी और आज भी मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस की कोई नीति ऐसी नहीं रही कि जहां हम डिक्टेटरशिप करें। जब हमारी विचारधारा में, हमारे खून में ये नहीं है तो हम डिक्टेटरशिप करेंगे कहाँ से? हमारी ये विचारधारा ही नहीं है। अंकुश भटनागर जी, मालवा क्षेत्र में किन किन मुद्दों को ऐसे जिससे आगे ले जाना चाहती हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारा मालवा क्षेत्र का हर बच्चा शिक्षित बने, उसको रोजगार मिले, उसको अवसर मिले। आज भी कई ज़िलों में शिक्षा की बात करें
तो आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है, डीएड कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, बहुत सारी डिग्रियां आज भी जिलों में नहीं होती हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं है। उसी के साथ में आप स्वास्थ्य की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ आप सोचो कि ट्रामा सेंटर सही से नहीं चल रहे हैं। आज भी जिले में आईसीयू नहीं है जहां आम गरीब परिवार अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जाता है, तो वो एक आईसीयू नहीं होने के कारण तड़प तड़प के मर जाता है। तो मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़े, किसानों की आय दोगुनी हो। जब किसानों की आय दोगुनी होगी तो निश्चित तौर पे मार्केट में पैसा आएगा, बड़े बड़े उद्योग आए, क्योंकि अभी आपने ही चर्चा की कि हमारे यहाँ ये अवसर खुल सकते हैं कि हमारे यहाँ शासकीय ज़मीनें हैं और बहुत बड़े बड़े उद्योग आ सकते हैं। मेट्रो ट्रेन तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ट्रेन आए, ट्रेन बहुत आवश्यक है। 4 लेन आए, आप सोचो आज हम 8 लेन तक जा चुके हैं और हमारे यहाँ 4 लेन नहीं है। मैंने जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आज भी हैं, तो वो बताते थे कि उनके वक्त में ट्रेन यहाँ पे मालवा क्षेत्र में थी और आज क्यों नहीं। प्रश्न किससे किया जाता है? जो वर्तमान में बैठा है। पहले घाटे का नुकसान बता के ट्रेन को हटा दिया गया, पर हर चुनाव में ये कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले रेल आएंगे। अब तो भैया पार्षद बीजेपी का, अध्यक्ष बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, मंत्री बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, केंद्र रेल मंत्री बीजेपी का और देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। और ऐसा नहीं कि पहला बजट है, ये बजट भी चला गया। ट्रेन तो आनी चाहिए ना। आप अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो तो आपसे पूछेंगे ना, आप सांसद हो तो आपसे हम पूछेंगे। तो वर्तमान में आगर की आवश्यकता है। सिंहस्थ आ रहा है इस क्षेत्र में, सिंहस्थ में दिल्ली हरियाणा से आने वाले लोग इस तरह से आएंगे और कोई बड़ा गैप नहीं है रेल लाने के लिए। सरकार चाहे और सरकार में बैठे हुए लोग चाहे तो निश्चित तौर पर ट्रेन आ सकती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में सारे विधायक कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस ने कुछ ऐसा तो क्या होगा जिससे एकदम इतनी सत्ता पलट गई या फिर दिल जीते उन्होंने? ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। ईवीएम भी एक पहलू है। और जब मैंने आपको बार बार ये कह रहा हूँ और आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जब सब ताले के चाबी एक आदमी के हाथ में हो जाए तो कैसे रास्ते खुलेंगे। कांग्रेस विपक्ष में रह के भी सड़क पे है, लोगों के अधिकार के लिए लड़ रही है। आप देखो कितनी बड़ी घटनाक्रम हुआ भागीरथपुरा, कांग्रेस ने उसके लिए आंदोलन किया और ये सिद्ध किया कि ये गलती थी। कई लोगों की जान चली गई। आप सोचो कि आज भी इतना बड़ा मतलब घटनाक्रम हो गया और उस सरकार का प्रमुख मंत्री कैसे अपशब्दों का उपयोग कर रहा है। तो कांग्रेस मजबूती से है और आज भी ऐसा नहीं है, कांग्रेस गांव-गांव तक है और हर व्यक्ति के दिल में कांग्रेस है। अब मैं बात कर रहा हूँ हमारे अन्नदाता किसान के बारे में। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कम होना, फसल बीमा क्लेम अटकना, आप किसानों के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहोगे? सही कीमत मिलेगी तो अन्नदाता कभी परेशान नहीं होगा। आज पूरे देश में खेती होती है तभी हम खा पाते हैं। हमारा किसान परेशान है तो हम सब परेशान हैं। सरकार चाहती नहीं है किसानों के उनके मूलों का मूल धन मिले। किसान चाहती नहीं है कि गेहूं के रेट अधिक मिले, सोयाबीन के रेट अलग मिले। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सरकार फसल बीमा और मुआवजा जैसी चीज़ों को भी सरकार सेटिंग करके किसानों को ना देते हुए अपने लोगों के पेट भर देती है। पेट कैसे? जब बीमा कंपनी किसानों से पैसा काट के बीमा करता है तो उसको बीमे का क्लेम क्यों नहीं मिलता? उसके पीछे का कारण है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार।
आज से कुछ दिन पहले आंदोलन भी हुए, हमारा जिला आगर को छोड़ दिया था, और भी जगह मुआवजा नहीं बटा था। जब किसान सड़क पे आए, आंदोलन किया, सब हुआ, उसके बाद खाली मुआवजा बांटा, और मुआवजा भी खाली दिखावे के तौर पे व्यक्ति को 500 रुपये, 1800 रुपये ऐसा मुआवजा दिया। इसलिए हमारा किसान परेशान है, और अन्नदाताओं को 100% उसको उसके मूल्य की राशि का अधिक मिलना चाहिए, जिससे और अच्छी फसल उत्पाद हो सके। मैं अब अंकुश जी भटनागर से गुजारिश करना चाहूँगा कि अपना 20 साल का एक्सपीरियंस जो यूथ के लिए है, वो आप एक्सपीरियंस क्या देना चाहेंगे यूथ को, अगर वो एक राजनीति और एक किसी भी पार्टी को अपने नज़रिए से देखता है। आम आदमी किसी भी पार्टी को किस नज़रिए से देखता है? जिसमें उसका भला हो, समाज का भला हो, एक अच्छा समाज बने, इंडिया आगे बढ़े। तो उसको क्या चाहिए कि वो एक पार्टी को देखे या फिर एक इलेक्शन को देखे, और क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है? हर अनुभव जो होता है वो हर रोज़ मिलता है, और मैं हर व्यक्ति से सीखने का प्रयास करता हूँ। जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी, राजनीति की शुरुआत में जब मेरे साथ जो एक साथी रहता था, वो आज भी मेरा दोस्त है। मैंने उसको खोया नहीं। यदि आप खोओगे तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। जो व्यक्ति मेरे उस दौर में साथ थे, वो आज भी मेरे साथ है। आम व्यक्ति जो साथ थे, वो भी अभी भी साथ है। मैं अधिकतर बड़ों के बीच में बैठ के उनसे शिक्षा लेता था। तो आज भी मेरे अधिकतर जो हैं, या तो आप उनको मार्गदर्शक कह दो, या आप उनको मतलब सलाहकार कह दो, कि आज भी मैं बड़ों के बीच में रहता हूँ। हमेशा मेरी बड़ों से ज़्यादा पट्टी है, उनसे सीखने को मिलता है। और राजनीति नहीं, हर चीज़ का एक लक्ष्य होता है। आप मेहनत के बिना लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। संघर्ष करोगे नहीं तो कोई मुकाम पे पहुँचोगे नहीं। और कोई भी आज के दौर में ये सोचा जाता है कि ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, तो भाग्य से बढ़ के कुछ नहीं है। जिसके भाग्य में जो लिखा है वो निश्चित मिलता है। हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहने से कोई मुकाम हासिल नहीं होता। घर से निकल के हर रोज़ मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। मैं अंकुश जी भटनागर का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस पॉडकास्ट शो पे आके और अपना एक्सपीरियंस यूथ को मोटिवेट किया। लर्निंग स्किल जो थी, उनकी लर्निंग स्किल जो है सबके सामने बताई। थैंक यू सर। थैंक यू।